सज गए हैं खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज के मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों पर, जहां बर्फबारी ने रोमांच की एक अलग ही तस्वीर पेश की है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हिमालय की वादियां इन दिनों विंटर फेस्टिवल और विंटर कार्निवल के रंगों में रंगी हुई है। बर्फ से ढके पहाड़ और ठंड के बीच उत्सव का माहौल। सरथल, गुलमर्ग और सोनमर्ग में स्नो फेस्टिवल और विंटर इवेंट्स में लोकगीतों, लोक नृत्यों और पारंपरिक संगीत की गूंज सुनाई दे रही है। बर्फबारी के बीच स्नो गेम्स, स्कीइंग और एडवेंचर एक्टिविटीज में लोग जमकर हिस्सा ले रहे हैं। सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी से स्नो फेस्टिवल पर्यटन और संस्कृति दोनों को एक नई उड़ान दे रहा है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों पर इन दिनों जश्न का माहौल है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक स्नो फेस्टिवल के रंग बिखरे हुए हैं, जहां बर्फबारी के बीच खेल प्रतियोगिताएं लोगों को रोमांच से भर रही हैं। स्कीइंग, स्नो रेस, स्नो बॉल फाइट और एडवेंचर गेम्स में युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। ठंडी हवाओं और बर्फ के बीच स्थानीय लोक संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक व्यंजनों ने इन फेस्टिवल्स को और खास बना दिया है। जम्मू कश्मीर के सरथाल की वादियों में पहली बार स्नो फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, जिसमें लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। सिर्फ बनी, कठुआ बल्कि पंजाब, हिमाचल और देश भर से आए लगभग सभी लोग फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, एग्रीकल्चर, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन्होंने अपने शोकेसिंग की स्टॉल्स लगवाए हैं। इसके साथ साथ कल्चरल आइटम्स का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें कि लोकल जो आर्टिस्ट हमारे हैं, लोकल बच्चे हैं, उनको हमने थोड़ी प्रमोट करने का इसमें रखा है इनिशिएटिव। सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी से स्नो फेस्टिवल पर्यटन और संस्कृति दोनों को नई उड़ान दे रहे हैं। बर्फबारी यहाँ पे भी होती है, श्रीनगर में भी होती है, हिमाचल में भी होती है, लेकिन आज तक इन इलाकों को कभी प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन लास्ट ईयर हमने एक शुरुआत की थी विंटर फेस्टिवल के तौर पे, लेकिन इस बार हमने स्नो फेस्टिवल किया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में अभी भी सफेदी छाई हुई है। पूरे पहाड़ सफेद नजर आ रहे हैं। ये सफेदी पर्यटकों को भी भा रही है। बर्फ से लकदक इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक रामबन के ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं। इतनी अच्छी वादियां हैं तो मतलब फर्स्ट टाइम देख के जो है वो दिल खुश हो गया एकदम। और काफी अच्छी बर्फबारी भी हुई है, जो कि आसपास चारों तरफ जो है वो दिखाई दे रही है। बर्फबारी में रोमांच की ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड के पर्यटन स्थल औली में देखने के लिए मिल रही है, जहां एक तरफ बर्फ पर लोग खेलों का आनंद लेते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विंटर कार्निवल के रंग बिखरे हैं। यहाँ के स्की रिजॉर्ट में एक बार फिर से नेशनल चैंपियनशिप विंटर स्कीइंग खेलों और विंटर कार्निवल का आयोजन होने जा रहा है। औली में 12 से 16 फरवरी तक चलने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। बर्फबारी के बाद बदलते मौसम में अब बर्फ पिघल रही है, तो वर्षों बाद इस बार स्कीइंग प्रतियोगिता टावर नंबर 10 से टावर नंबर 9 के बीच आयोजित होगी। साथ ही बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच रोमांच और संस्कृति का ये संगम सैलानियों को एक अनोखा अनुभव देगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पहाड़ों में मौसम का बदला मिजाज नजर आ सकता है, जिससे वहां बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए फिलहाल मौसम ठीक रहने की पूरी उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर से मौसम में बदलाव को लेकर ऐसा अनुमान लगाया गया है। उत्तर भारत में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सुबह शाम ठंड का एहसास भले ही हो रहा हो, लेकिन दिन में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक एक दिन पहले ही यानी 9 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसका असर 11 फरवरी तक संभव है, जिससे पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है।
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है। जम्मू कश्मीर की घाटियों में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी हो सकती है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और ताबो में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी संभव है। यूपी और बिहार में सुबह के समय कोहरे का अनुमान जताया गया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है। आप सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन एंड जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के प्लेन्स पे क्लाउड्स दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो वेस्टर्न हिमालय रीजन में रहने वाला है। तो इसके प्रभाव से हिमालयन में आइसोलेटेड स्कैटर्ड रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी रहेगी। अगर आप प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में ऐसा कोई हम रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन टेम्परेचर को था, टेम्परेचर्स अभी ऑलमोस्ट सामान्य है। जैसे सुबह के टेम्परेचर्स 9 डिग्री से ज़्यादा हैं, 9-10 डिग्री तक के पास हैं, बिल्कुल सामान्य है। मैक्सिमम भी 24-25 के पास है, वो भी सामान्य है। धूप निकल रही है तो बिल्कुल सामान्य ही टेम्परेचर। और आने वाले 7 दिनों की बात करें नॉर्थ वेस्ट इंडिया की इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली की, तो टेम्परेचर्स सामान्य ही रहने वाले हैं। और एज सच जो आप बात करें ओवरऑल तो बेहतर प्लेजेंट ही रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री तक रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री तक रहने की संभावना है और आने वाले 5 से 6 दिनों तक मौसम के सामान्य रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ जो है पहाड़ी क्षेत्रों में दस्तक दे चुका है, जिसका असर हिमाचल में, उत्तराखंड में और बाकी जितने भी पहाड़ी राज्यों में उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन बात अगर मैदानी इलाकों की जाए तो वहां पर किसी तरीके का इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन 2 ऐसे राज्य है, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार, जहां पर जो है अनुमान है कि सुबह के समय जो है थोड़ा सा फॉग जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर ओवरऑल हम पूरे भारत की बात करें तो तापमान जो है वही इसी तरीके से सामान्य रहेंगे और उम्मीद ये है कि मौसम जो है वो इसी तरीके से सुहाना बना रहेगा। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली पुलिस ने शिक्षा के जरिए समाज में बड़ा बदलाव लाने की अनूठी पहल की है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक बुक बैंक की शुरुआत की। इस बुक बैंक में लोग नई पुरानी किताबें डोनेट कर सकते हैं। साथ ही पुलिस इन किताबों को जरूरतमंद बच्चों तक अब पहुंचाएगी। ये कोशिश है ज्ञान का प्रकाश फैलाने की। एक नई सोच के साथ दिल्ली पुलिस ने समाज में एक ऐसे बड़े बदलाव की शुरुआत करने का प्रयास किया है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने किताबों के जरिए ये अनोखी पहल की है। ये डीसीपी वेस्ट का ऑफिस है और इसी ऑफिस के एक हिस्से में दिल्ली पुलिस ने अपना बुक बैंक तैयार किया है। महज 3 दिन हुए हैं इस इनिशिएटिव को शुरू हुए और 2000 से ज़्यादा किताबें यहाँ पहुँच चुकी हैं। नर्सरी क्लास से लेकर आप जहाँ तक सोच सकते हैं उन सारी किताबें यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो स्कूल की बुक्स हों नर्सरी से 12th तक की, या फिर वो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारियों की बुक्स हों, कंपटीशन की बुक्स हों, वो सारी किताबें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं कि पुरानी बुक्स हैं तो जैसी आई हैं एज इट इज़ उठाकर उन बच्चों को दे दी जाएंगे, नहीं। अब देखिए कितने सलीके से दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और कितनी इज्जत के साथ वो एक एक किताब को साफ कर रही हैं, उन्हें अच्छे से पैक कर रही हैं और इस तरह से उन्हें पैक करके फिर उन बच्चों को पूरे सम्मान के साथ दिया जाएगा। मतलब इस पैकेट को लेते हुए भी ना तो उस बच्चे को और ना ही उनके पेरेंट्स को जरा सा भी ये महसूस होने दिया जाएगा कि आप सेकेंड हैंड किताब ले रहे हैं। न सिर्फ जरूरतमंद बच्चों की मदद करेगी बल्कि समाज में साझा जिम्मेदारी और शिक्षा के प्रति जागरूकता का भी संदेश दे रही है। हमने कहानियों में तो सुना ही था कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, मगर आज खुद करके बहुत अच्छा लग रहा है और दिल्ली पुलिस का इसलिए शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी और हम ये कर पाए। हमारे पास एक्स्ट्रा ही है, सो कोई लेगा उसे यूज़ करेगा, दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव इनकी तरफ से भी। हमें भी अच्छा लगा सुनकर कि ये देना चाहिए। वे घर पर भी कोई ऐसा यूज़ नहीं है उनका कि अगर पढ़ी हैं बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में जा चुके हैं तो जो ओल्ड बुक्स हैं या अच्छी हैं जो यूज़ कर सकते हैं, तो जिनको पढ़ाई पहुँच सकती है
बिना उसके, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको। तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, हमें बहुत अच्छा लगा देकर, हम आगे भी ये सब करेंगे। ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हमें हुआ कि ये बुक्स जो हमारे घर में ऐसे ही पड़े ही रहे, उससे अच्छा है किसी बच्चों के काम आ जाए और उनके लिए ये यूज़फुल रहे। बुक बैंक के साथ ही वेस्ट दिल्ली में आने वाले सभी 12 थानों पर अब एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। बच्चों को डोनेट करने के बाद जो भी किताबें बचेंगी वो उन लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। दिल्ली पुलिस के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग पहल के अंतर्गत हमने एक बुक बैंक इनिशिएटिव को शुरुआत की है। इसका उद्देश्य यह है कि हम उन ज़रूरतमंद बच्चों तक किताबें पहुंचा सके जो आर्थिक कारणों से किताबें खरीदने में असमर्थ है। इस अभियान के तहत मैं तमाम नागरिकों से, तमाम दिल्ली पुलिस के कर्मियों से, उनके परिजनों तथा स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं से अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी पुरानी लेकिन उपयोगी किताबें दान करें ताकि वे किसी दूसरे बच्चे का भविष्य को संवार सके। बुक बैंक में किताबें डोनेट करने के लिए पुलिस ने पोस्टर बैनर भी बनाए हैं। इन पोस्टर के जरिए बुक डोनेट करने का तरीका भी बेहद आसान है। अगर आप भी इस बुक बैंक का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई भी किताब डोनेट करना चाहते हैं, चाहे वो साहित्य की हो, चाहे वो सिलेबस की हो, आपको क्या करना है, कैसे डोनेट करना है, वो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कि यहाँ पर वैसे तो दिल्ली में आपको जगह जगह इस तरह के जो दिल्ली पुलिस के बैनर हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के, वो दिखाई पड़ जाएंगे। और जहाँ भी आपको दिखाई पड़े, आप जो स्कैन यहाँ पर दिख रहा है, इस स्कैनर को स्कैन करके आप पहुँच सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, अपनी डिटेल डाल सकते हैं। आपको किताब चाहिए या आप किताब डोनेट करना चाहते हैं, आप वहाँ बता सकते हैं। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस अपने आप कर लेगी। दूसरा, आप देखिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर भी है, नीचे ईमेल आईडी भी है। व्हाट्सएप नंबर है 6828401643। ईमेल आईडी है westsampark@gmail.com। अगर आप किताब डोनेट करना चाहते हैं तो आप अपने घर बैठे बस फ़ोन करिए, दिल्ली पुलिस के जवान आपके पास पहुंचेंगे और आपसे वो किताबें लेकर चले जाएंगे। तो कोई आपको कष्ट नहीं करना है, बस आपको ये तय करना है कि आप कौन सी किताब किसी को देना चाहते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। अब बात कर लेते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे शिव नवरात्र उत्सव की, जिसमें देश दुनिया से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। दरअसल महाकाल के भक्तों के लिए यह आस्था और श्रद्धा का विशेष पावन अवसर है, जिसकी बड़ी धार्मिक आध्यात्मिक अहमियत मानी जा रही है। इस महोत्सव का आज 5वां दिन है और अभी अगले 4 दिनों तक यानी महाशिवरात्रि तक महाकाल के दरबार में इसी तरह से रौनक रहने वाली है, जो शिव नवरात्र के पहले दिन से यहाँ पर दिख रही है। आपको बता दें कि पूरे देश में महाशिवरात्रि एक दिन मनाई जाती है, लेकिन उज्जैन में उससे पहले पूरे 9 दिनों तक शिव नवरात्र का उत्सव चलता है। इस दौरान महाकाल का 9 दिन में 9 तरह से श्रृंगार किया जाता है। शिव नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 6 फरवरी को महाकाल को हल्दी चंदन का लेप लगाया गया। भांग की पत्तियों से महाकालेश्वर को सजाकर उनका रुद्राभिषेक किया गया। उत्सव के दूसरे दिन यानी 7 फरवरी को भगवान महाकाल को नए वस्त्र धारण भी करवाए गए। उत्सव का तीसरे दिन महाकाल का शेषनाग श्रृंगार हुआ। उन्हें मुकुट, मुंड, माला और फलों की माला के साथ शेषनाग धारण कराया गया। इसके बाद 9 फरवरी यानी कि चौथे दिन महाकाल का घटाटोप श्रृंगार हुआ, जिसके हिसाब से बाबा महाकाल को नवीन वस्त्र अर्पित कर कटरा, साथ ही मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंडमाला, छत्र और फलों की माला पहनाई गई। और देखिए, शिव नवरात्र के 5वें दिन भगवान के छबीना श्रृंगार की परंपरा है। छबीना श्रृंगार भगवान के नव युवक स्वरूप को दर्शाता है। भगवान को नवीन पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, राजा की तरह उनको सजाया जाता है। जूनागढ़ महाशिवरात्रि के महापर्व से पहले भवनाथ क्षेत्र पूरी तरह शिवमय हो चुका है। गुजरात के भवनाथ क्षेत्र की महत्ता इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर 3 अखाड़ों के साधु संत और नागा साधु महाशिवरात्रि मनाने के लिए आते हैं, जिन्हें भक्त शिव का स्वरूप मानते हैं। इसीलिए हर साल गुजरात सरकार महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले के लिए खास इंतजाम करती है। अब तो ये मेला आस्था के साथ साथ पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बन गया है। जूनागढ़
का भवनाथ क्षेत्र महाशिवरात्रि के महापर्व से पहले ही पूरी तरह शिवमय हो चुका है। इस मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस महापर्व की महत्ता इतनी है कि देश ही नहीं विदेशों से भी साधु संत यहाँ भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। गुजरात का भवनाथ का ये मेला विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश विदेश से नागा साधु आते हैं और खास तौर पे यहाँ पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। हमारे पीछे जो भवनाथ मंदिर है वो भवनाथ मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है। माना जाता है कि यहाँ पर जब शिव और पार्वती का मिलन होता है तब वो महाशिवरात्रि की रात होती है और इसीलिए हर साल यहाँ पर महाशिवरात्रि का पर्व खास होता है। भवनाथ क्षेत्र शिव पार्वती के मिलन की पवित्र भूमि मानी जाती है। मान्यता है कि भवनाथ की धरती 33 कोटि देवताओं की भूमि है, इसलिए हर सन्यासी अपने जीवन में कम से कम एक बार महाशिवरात्रि पर यहाँ जरूर पहुँचने की कोशिश करता है और जब वो भवनाथ की धरती पर कदम रखता है तो उसका स्वरूप शिवमय हो जाता है। भक्ति के अंदर शिव के प्रति जो अनन्य श्रद्धा है, जो अनन्य भाव है, उसका एक उदाहरण है कि यहाँ पर जो भवनाथ में शिवरात्रि मेला होता है। दूसरी बात कि जो हमारे नागा सन्यासी साधु हैं वो एक तरफ से देखा जाए तो पब्लिक की जो नज़र में जो जिस दर्शन के भाव से देखते हैं, जैसे शिव भी दिगंबर हैं, शिव के अनंत नाम है, हजारों नाम है, तो वैसे ही जो हमारे अखाड़े के जो नागा साधु होते हैं वो कहीं ना कहीं शिव स्वरूप शिव समान माने जाते हैं। गुजरात सरकार और यात्रा धाम विकास बोर्ड ने इस बार मेले को भव्य रूप देने के लिए खास तैयारियां की है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे ये मेला आस्था के साथ साथ पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ पर 5 दिनों तक चलने वाले महापर्व में कई कार्यक्रम भी होने हैं। में 11 तारीख है, उसमें सुबह 9 बजे जिला वहीवटी तंत्र के द्वारा एक ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने वाला है। वो कार्यक्रम पूरा बरड़ावाव से होगा और वहाँ पे हम सब ढोल नगारा के साथ पूरा वहीवटी तंत्र ध्वजारोहण करने के लिए आएगा। उसमें साधु संत और महानुभाव उपस्थित रहेंगे। ये पूरा जो डमरू यात्रा हम यहाँ से निकालने वाले हैं, पूरी डमरू यात्रा में हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे और ये डमरू यात्रा संपन्न होगी। डमरू यात्रा के बाद भवनाथ मंदिर है, वहाँ पे महाआरती होगी और महाआरती के दौरान लाइव दर्शन स्ट्रीमिंग का लोकार्पण भी होने वाला है और भवनाथ मंदिर की एक वेबसाइट भी डेवलप की गई है, वो वेबसाइट का भी लोकार्पण होने वाला है। और यहाँ पे मंदिर में जो महाआरती होगी वहाँ उसमें सब लोग, सब महानुभाव, जूनागढ़ के नगरजनों सब जुड़ेंगे। इस महाआरती के बाद भवनाथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच है, उस मैदान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। महानुभाव उसका उद्घाटन करेंगे और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहले दिन यहाँ के और पूरे भारत के जाने माने कलाकार हैं। 15 तारीख को नागा साधुओं की जो पवित्र रवेड़ी है वो भी होगी और शाही स्नान भी होगा। इस पूरे मेले का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो अविरत चलते अन्न क्षेत्र है, साधु संतों के धुना है और जो यहाँ पे यज्ञशालाएँ है वो भी सब यहाँ के आकर्षण है। ये सब आकर्षण के साथ पूरा जूनागढ़ में शिवमय माहौल खड़ा होगा और हर हर महादेव के नाद से पूरा जो भवनाथ है वो गूंज उठेगा। विदेश से आए सन्यासी भी यहाँ पहुंचकर अलौकिक आनंद की अनुभूति करते हैं। भक्तों और सन्यासियों का मानना है कि महाशिवरात्रि में भवनाथ के महादेव के पास आने से शांति, आस्था और दिव्य ऊर्जा का अद्भुत अनुभव होता है। ऐतिहासिक क्षेत्र भवनाथ में महाशिवरात्रि मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। पूरे इलाके को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, पर सबसे ज्यादा आकर्षक शिव पार्वती के विविध रूप के सेल्फी पॉइंट श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण बने हुए हैं। यहाँ का महाशिवरात्रि मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और पर्यटन का भव्य संगम बनने जा रहा है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह उत्सव विशेष होता है, जिसको लेकर यहां शिव बारात की तैयारी चलती है। इन सब के बीच में भगवान शिव और माता पार्वती की महाशिवरात्रि पर अर्पित किए जाने के लिए देश भर के मंदिरों से उपहार भी पहुंचते हैं।
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। महाशिवरात्रि पर वाराणसी में शिव पार्वती का विवाह उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाने की परंपरा रही है। यहाँ भोलेनाथ को एक दूल्हे के रूप में पूजा जाता है, इसीलिए यहाँ महाशिवरात्रि पर शिव बारात प्रमुख आकर्षण रहता है, जिसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। शिव पार्वती विवाह का निमंत्रण पत्र बांटे जाने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। परिवार में जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो मेन हेड होते हैं, वैसे ही परिवार में शिव जी हेड है, तो उनको मानते हुए शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। शिव बारात निकलती है, यहाँ लाखों लाख की भीड़ रहती है, कई प्रकार की झांकियाँ रहती है उसमें, और अन्य पूरा शहर उसमें लगा रहता है। लगभग लाखों लाख 2 लाख 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ का तो बहुत बड़ा महत्व है। भोले बाबा का यहाँ पे जो आ जाते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त मिल जाती है। महाशिवरात्रि को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये वो दिव्य रात्रि है जब भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करते हैं, जो सृष्टि की दिव्य शक्तियों शिव और शक्ति के पवित्र मिलन का प्रतीक है। इसीलिए यहाँ उत्सव भी विशेष होता है। काशी में आके जो महाशिवरात्रि में उत्सव मनाता है, बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। गंगा जी का संग मिल जाता है, वहाँ स्नान करिए, वो गंगा किनारे घूमिए पूरी रात, इससे आपको बहुत लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी, आयु में वृद्धि होगी, पुण्य का अक्षय पुण्य मिलेगा आपको, वो कभी नष्ट नहीं होगा। देश भर के अलग अलग मंदिरों से महाशिवरात्रि को लेकर उपहार भी भेजे जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती को महाशिवरात्रि पर अर्पित किए जाने के लिए श्री कृष्ण जन्म उत्सव मथुरा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से उपहार प्राप्त हो चुके हैं, तो श्री सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई समेत देश के 18 मंदिरों से भेंट के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। तमिलनाडु के कई मंदिर हैं, चिदम्बरम मंदिर है, द्रौपदी अम्मन है, मदुरई मंदिर है, बोलोगेथर मंदिर है, विरुथागिरीश्वर मंदिर है, वहाँ विशालाक्षी अम्मन मंदिर एक है, थिरुकंडीश्वरम मंदिर है, सवनायांगर मंदिर है, पेरिया नयागी मंदिर है, संगारी काली अम्मन मंदिर है, वेदा अरुलपुरीश्वर मंदिर है, भूमिनाथ ईश्वर मंदिर है, पेरिया जोझावल्ली मंदिर है, कुमार गुरु परमेश्वर मंदिर है। इतने मंदिरों से तमिलनाडु से हमें प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और सिद्धिविनायक मुंबई मंदिर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस रेडियो सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि वो एहसास है जो समय के साथ बदलता नहीं। झारखंड के जमशेदपुर में ऐसे ही शख्सियत चिन्मय महतो ने इस आवाज़ को जीते जी संरक्षित कर रखा है। 900 से ज़्यादा रेडियो और ट्रांजिस्टर्स पुराने ज़माने की यादें संजोए हुए हैं। आइए जानते हैं कैसे उनकी दीवानगी ने रेडियो को एक जीवंत विरासत बना दिया है। ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। याद कीजिए वो पुराना दौर जब इस आवाज को सुनते ही लोगों के चेहरे खिल जाते थे। अपने फरमाइशी गीतों को सुनने का लोग करते थे बेसब्री से इंतजार। खुशी इस बात की भी होती थी कि आज रेडियो पर अपना नाम आया है। वो समय था जब रेडियो सिर्फ आवाज नहीं, लोगों की पहचान हुआ करता था। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस है। ऐसे में हम आपको मिला रहे हैं झारखंड की एक ऐसी शख्सियत से जिसे रेडियो से प्यार है, जुनून है, और इसी जुनून की वजह से बनाया है एक अनोखा म्यूजियम जमशेदपुर के रहने वाले चिन्मय महतो ने। लोग इन्हें प्यार से रेडियो मैन कहते हैं। इसके बाद ये 1965 का फिलिप्स का बना हुआ रेडियो का जो सुनने का ये क्रेज है मेरा, ये बचपन से ही मेरा था। मेरे पिताश्री एयरफोर्स में थे, तो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर 1960 में जब बर्मा में उनका स्थापना सेवा में थे, तो घर वापसी के समय उन्होंने एक ट्रांजिस्टर लाए थे, जो कि उस समय मेरा उम्र था 5 साल। उस समय से मैं रेडियो के ऊपर काफ़ी उत्साह लेने लगे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये एक बहुत
शौक जैसा बन गया। इस कहानी की शुरुआत हुई साल 1962 में, जब चिन्मय महतो के पिता, जो एयरफोर्स में थे, युद्ध से लौटते वक्त अपने बेटे के लिए एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लेकर आए। वो ट्रांजिस्टर आज भी चिन्मय ने संभाल कर रखा है। बस उसी दिन से रेडियो से जो रिश्ता जुड़ा वो आज तक नहीं टूटा। सालों की मेहनत और लगन से चिन्मय महतो ने अपने घर को एक मिनी रेडियो म्यूजियम बना दिया। ये संग्रहालय आने वाले पीढ़ी, जो हमारे जो बच्चे छात्र छात्राएं हैं, रेडियो का जो क्या उपकरण है, इसका महत्व क्या था एक समय, उसको जानकारी देने के लिए विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर हमने इसको एक प्रदर्शनी के रूप में रखे हैं, ताकि आने वाले बच्चे रेडियो का महत्व के बारे जाने और उनको सविस्तार रूप से हमने विथ डेमोन्स्ट्रेशन करके सारा चीज़ हमने रेडियो के बारे में बताते हैं। इनके पास बुश, मर्फी, फिलिप्स और विदेशी कंपनी अकाई के 900 से ज्यादा रेडियो और ट्रांजिस्टर हैं, और इनमें से ज्यादातर चालू हालत में हैं, जो इनकी रेडियो के प्रति दीवानगी की एक वानगी है। रेडियो के जरिए देश ही नहीं, विदेशों में भी चिन्मय महतो का रिश्ता जुड़ा। वॉइस ऑफ जर्मनी, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो रोमानिया जैसे कई रेडियो स्टेशनों से आज भी उनके पास पत्र आते हैं। रेडियो चिन्मय के लिए सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। आज मोबाइल और इंटरनेट के दौर में भी रेडियो की अहमियत कम नहीं हुई है। चिन्मय का यह प्रयास बताता है कि रेडियो सिर्फ बीते समय की चीज नहीं, बल्कि हमारी विरासत है। आज भले ही दुनिया बदल गई हो, तकनीक आगे बढ़ गई हो, लेकिन रेडियो की वो गर्माहट, वो अपनापन आज भी जिंदा है, और इसे जिंदा रखे हुए हैं रेडियो मैन चिन्मय महतो। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, और हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए दिन भर GNT। नमस्कार।